आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3 आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। नई संभावनाओं का उद्गम। कोई भी कार्य जब गति पकड़ता है तो उसकी वेग सीमा का निर्धारण कठिन हो जाता है। बहुत तेज गति से चलने वाले वाहन को अचानक ब्रेक लगाना पड़े तो मुश्किल हो जाती है। दिल्ली में हमने जनसंपर्क अभियान शुरू किया। उस अभियान में इतनी तेजी आई कि सभी वर्गों के प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित लोग प्रतिदिन मिलने के लिए आने लगे। कुछ व्यक्ति किसी परिचित के साथ आते, कुछ व्यक्ति साधु साध्वियों तथा कार्यकर्ताओं की प्रेरणा से आते, कुछ व्यक्ति अनायास ही आवास स्थल पर पहुंच जाते। कुल मिलाकर हमारी जनसंपर्क यात्रा आशातीत रूप से आगे बढ़ रही थी। उस यात्रा में मिले एक एक चेहरे को आमने सामने करूं तो बहुत लंबा प्रसंग छिड़ जाएगा। उस प्रकरण को यूं ही छोड़ दूं तो इतिहास अंधेरे में रह जाएगा। इसलिए बहुत संक्षेप में इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा को ज्ञानोदय के संपादक पंडित महेंद्र कुमार रत्नत्रयधारी के साथ आए। उसी दिन मध्याह्न में दिल्ली के अनुव्रती भाई बहनों का एक सम्मेलन हुआ। व्रतों के पालन में उपस्थित समस्याओं का समाधान खोजा गया और स्खलनाओं की शुद्धि के लिए प्रायश्चित स्वीकार किया गया। आश्विन मास के प्रथम दिन रविवारस्य कार्यक्रम में शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा हुई। उस दिन मध्याह्न में नगरपालिका के टाउन हॉल में विश्व मैत्री दिवस का आयोजन था। उस सिलसिले में श्री जैनेन्द्र कुमार आए। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। जैन समाज का सामूहिक कार्यक्रम था, वहां जाने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी। तब तक की परंपरा के अनुसार न तो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता था और न हम लोग ऐसे कार्यक्रमों में जाते ही थे, पर बदलते हुए समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मैंने वहां जाना स्वीकार कर लिया। लगभग 3:15 बजे हम वहां गए। काका कालेलकर की अध्यक्षता थी। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री श्री प्रकाश जी ने किया। डॉक्टर युद्धवीर सिंह, पंडित महेंद्र कुमार, सैयद अंसारी आदि कई वक्ताओं के भाषण हुए। मैंने अपने वक्तव्य में महावीर वाणी की आलोक में विश्व मैत्री के महत्व को उजागर किया। आश्विन कृष्णा तृतीया का दिन पिछले 2 महीनों से चल रही निसिहज्ञानम की वाचना पूरी हो गई। चतुर्थी की पश्चिम रात्रि में सहस्वाध्याय का क्रम शुरू किया। प्राय सभी साधुओं की उपस्थिति में 10वें आलय आगम का आधा घंटा स्वाध्याय किया। शुद्ध उच्चारण और सहसंगान। स्वाध्याय में अनूठे आनंद का अनुभव हुआ। उस दिन से प्रतिदिन 200 गाथाओं के स्वाध्याय का निर्णय लिया। जो साधु प्रातः जल्दी उठने में अलसाते थे, उनमें नई स्फूर्ति आ गई। वे भी नियमित रूप से स्वाध्याय में संभागी बनने लगे। आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को व्यापार एसोसिएशन की ओर से व्यापारी सम्मेलन का आयोजन था। सम्मेलन में चर्चा का विषय था व्यापार और नैतिकता। एसोसिएशन के अध्यक्ष राय साहब गुरु प्रसाद कपूर ने व्यापारियों को संबोधित किया। व्यापारी अच्छी संख्या में उपस्थित थे। मैंने अपने प्रवचन में उनको नैतिकता में आस्था जगाने की प्रेरणा दी। मैंने उनसे कहा, व्यापार में अनैतिकता बढ़ी है, यह स्थिति चिंताजनक है। इससे भी अधिक चिंता का विषय वह धारणा है जिसके अनुसार अनैतिकता के बिना व्यापार संभव ही नहीं है। अनुव्रत इस धारणा को बदलने का एक उपक्रम है। उपस्थित व्यापारियों को अनुव्रत की आचार संहिता और विशेष रूप से व्यापारी वर्ग के लिए निर्धारित नियम पढ़कर सुनाए। कई व्यापारी अनुव्रती बने। कार्तिक कृष्णा तृतीया को राजस्थान के उद्योग मंत्री श्री बलवंत राय मेहता के साथ विचार विमर्श हुआ। उसी दिन एक विशेष संगोष्ठी में मोहनलाल जी बांठिया चूरू ने मन और आत्मा विषय पर गंभीर वक्तव्य दिया। उन दिनों जैन साहित्यकार परिषद के संयुक्त मंत्री श्री अक्षय कुमार जैन और श्री फतेहचंद बेलानी आदि संपर्क में आए। विशाखापट्टनम के श्री लक्ष्मी नारायण राव आए। उन्होंने अनुव्रत के बारे में अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी।
उनकी इच्छा थी कि वे कुछ समय दिल्ली रहकर अनुव्रत एवं जैन दर्शन का गहरा अध्ययन करें। उनकी भावना देखकर मैंने उनको प्रतिदिन 1 घंटा जैन दर्शन पढ़ाना शुरू किया। पढ़ने वालों में कुछ साधु, श्री राव तथा 5-7 श्रावक भी थे। अध्ययन के लिए आधारभूत ग्रंथ था श्री जैन सिद्धांत दीपिका। डॉक्टर विक्रम और डॉक्टर महादेव बहुत जिज्ञासाएं लेकर आए। उन्होंने कई घंटे साधुओं के सानिध्य में बिताए। अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाकर वे संतुष्ट हुए। बिहार के प्रबुद्ध कार्यकर्ता श्री दीप नारायण सिंह के साथ तात्विक विषयों पर चर्चा हुई। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी से कार्तिक शुक्ला अष्टमी तक हमारा प्रवास कठोतिया भवन सब्जी मंडी में हुआ। वहां काफी लोग संपर्क में आए। उनमें योजना आयोग के विशिष्ट सदस्य श्री पटेल के साथ हमारी लंबी बात हुई। सब्जी मंडी में एक कवि गोष्ठी का आयोजन था। गोष्ठी का संवाद पाकर अनेक कवि आए। राजधानी के प्रतिष्ठित कवियों की उपस्थिति एक नई आशा का संचार करने वाली थी, किंतु उस समय आशा पर तुषारपात हो गया जब कोई भी कवि मंच पर खड़ा होकर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जैन साधुओं की विचित्र सी वेशभूषा, मुख वस्त्रिका आदि देख उन्होंने सोचा कि वे किसी अनुपयुक्त स्थान में फंस गए हैं। उनकी कसमकस देखकर कार्यकर्ता चिंतित हो उठे। चिंता को चिंतन में परिणत कर मैंने बोलना शुरू कर दिया। जैन साधुओं की चर्या, शिक्षा और साधना के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर मैंने एक गीत गाया। इस क्रम से कवियों की मानसिकता बदली। वे कविता पाठ करने के लिए तैयार हो गए। एक के बाद एक कवि खड़े होकर कविता सुनाने लगे। बीच बीच में साधु साधियों ने भी कविता पाठ किया। शांत रस, वीर रस, अद्भुत रस, करुणा रस और कहीं कहीं हास्य रस से ओतप्रोत कविताएं सुनाई गई। 10 कवियों को बोलने का मौका मिला। शेष कवि समय की कमी के कारण नहीं बोल पाए। कवि गोष्ठी में श्री जैनेन्द्र कुमार, उदय शंकर भट्ट, सत्यदेव विद्यालंकार आदि अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। कार्तिक शुक्ला सप्तमी के दिन श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और आर्यनाक्रम की पत्नी श्रीमती आशा देवी ने दर्शन किए। प्रवचन के बाद दोनों महिलाओं ने अनेक विषयों पर बातचीत की। उसी दिन नेमीचंद जी पिंचा के साथ इटली के राजदूत आए। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। राजदूत महोदय जैन मुनियों से पहली बार परिचित हुए। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी ओर से कुछ उपहार देना चाहा। मैंने कहा, आप अपने जीवन की एक बुराई छोड़ दे, हमारे लिए यही सच्चा उपहार होगा। राजदूत महोदय ने क्रोध छोड़ने की इच्छा प्रकट की। क्रोध आने की स्थिति में दूसरे दिन भोजन नहीं करने का संकल्प स्वीकार कर उन्होंने अच्छा उपहार दे दिया। कार्तिक शुक्ला सप्तमी को अफराव में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री विजन कुमार मुखर्जी मिले। तेरापंथ के सिद्धांतों और मर्यादाओं की जानकारी करने के बाद उन्होंने ईश्वर कर्तृत्व पर विशद चर्चा की। कार्तिक शुक्ला अष्टमी को अफराव में सब्जी मंडी से विहार कर हम कश्मीरी गेट पर लाडनू के बेंगानी परिवार की कोठी में रहे। वहां राष्ट्रपति के निजी सचिव बाबू चक्रधर शरण आए। उन्होंने राष्ट्रपति महोदय की ओर से राष्ट्रपति भवन में आने का अनुरोध किया। मैंने एकादशी को प्रातःकाल वहां जाना स्वीकार किया। कार्तिक शुक्ला दशमी को प्रातः नया बाजार में अमेरिका के 4 प्रमुख पत्रकार आए। उनको तेरापंथ और अनुव्रत के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं की। उनके उत्सुकता भरे प्रश्न उनकी ज्ञान पिपासा को प्रकट कर रहे थे। उन्होंने दीक्षा के बारे में भी बहुत प्रश्न किए। प्रवचन के बाद नॉर्वे के राजदूत श्री जेम्स ने भेंट की। उन्होंने भारतीय संस्कृति, जैन धर्म, दीक्षा आदि के संदर्भ में बातचीत की। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निजी सचिव बाबू चक्रधर शरण हमसे बहुत परिचित हो चुके थे। उनके विशेष अनुरोध पर हम उनकी कोठी पर गए। उनके हाथ से भिक्षा ग्रहण की। उनसे कुछ समय वार्तालाप किया। वहां से हम संसद भवन और आकाशवाणी केंद्र का निरीक्षण कर 12 खंबा रोड पर कीका भाई के मकान पर पहुंचे। वहां सैकड़ों लोग प्रतीक्षा में खड़े थे। पहुंचने में कुछ विलंब होने के कारण वे लोग बेचैन हो उठे। 10 मिनट उन्हें उपासना का लाभ मिला। इसी दिन फ्रांस के राजदूत और अमेरिका के राजदूत की पत्नी ने भेंट की। उन्होंने तेरापंथ और अनुव्रत के बारे में अच्छी जिज्ञासा की। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर रामेश्वर दयाल मिले।
कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को प्रातः नगर पालिका टाउन हॉल के सामने विशाल प्रांगण में दीक्षा समारोह का आयोजन था। दीक्षा के नाम से ही लोगों में उत्सुकता और कौतूहल भर गया। हजारों लोग दर्शक और श्रोता के रूप में उपस्थित थे। फ्रांस, इटली, नॉर्वे, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया आदि अनेक देशों के राजदूत सब पत्निक दीक्षा का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने आए थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री पतंजलि शास्त्री, न्यायाधीश श्री विजन कुमार जी मुखर्जी, राष्ट्रपति के निजी सचिव श्री चक्रधर शरण, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, श्रीमती आर्यनाक्रम, विदेशी पत्रकार, दिल्ली के पत्रकार तथा दिल्ली के संभ्रांत नागरिक अच्छी संख्या में उपस्थित थे। तेरापंथ के आचार्य की सन्निधि में वह प्रथम दीक्षा का समारोह था। दीक्षा के बारे में लोगों में कुछ भ्रांतियां भी थी। मैंने अपने प्रवचन में जैन दीक्षा पर विस्तार से प्रकाश डाला और तेरापंथ की दीक्षा के प्रसंग में मर्यादा, अनुशासन, एक आचार्य का नेतृत्व आदि बिंदुओं पर चर्चा की। जनता ने पूरी शांति के साथ प्रवचन सुना। पारमार्थिक शिक्षण संस्था के भाई बहनों ने अपने विचार रखे। दीक्षार्थियों के अभिभावकों से लिखित आज्ञा पत्र प्राप्त किए। उनकी मौखिक आज्ञा और दीक्षार्थियों की अंतिम परीक्षा के बाद आर्ष वाक्यों के उच्चारण से दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। एक भाई और 3 बहनों ने केवल वेश ही नहीं, अपने जीवन को बदलकर नई दिशा में प्रस्थान किया। उन्हें रजोहरण देने और प्रतीक रूप में उनका केश लुंचन करने की विधि देखकर दर्शक लोग भाव विभोर हो उठे। विदेशी राजदूतों की पत्नियों और अनेक पत्रकारों ने उस दिन के दृश्य को अपने अपने कैमरों में बंद करने का प्रयास किया। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा का दिन चातुर्मास की समाप्ति का दिन था। उस संदर्भ में एक विशेष आयोजन हुआ। दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष डॉक्टर युद्धवीर सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ शास्त्री आदि अनेक वक्ताओं ने दिल्ली चातुर्मास में हुए नैतिक उत्थान के कार्यों की चर्चा करते हुए उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की। मैंने अपने विदाई संदेश में राजधानी में बिताए प्रथम चातुर्मास के कुछ अनुभव सुनाए। मैंने वहां के नागरिकों से यह अपेक्षा की कि वे अनुव्रत को और अधिक गहराई से समझे और अपने जीवन में उतारे। अक्षय कुमार जैन ने आभार प्रकट करते हुए ये विश्वास दिलाया कि दिल्ली में अनुव्रत की जो मशाल जली है उसे कभी बुझने नहीं देंगे। उन दिनों अमेरिका के भारत स्थित राजदूत श्री चेस्टर बोल्ट संपर्क में आए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण के अनुज श्री सियाराम शरण गुप्त जैनेन्द्र कुमार जी के साथ आए। उनके साथ कई विषयों पर बात हुई। उन्होंने साधुओं द्वारा रचित कविताएं देखी। उनको ये विश्वास ही नहीं था कि जैन साधु ऐसी दार्शनिक और साहित्यिक कविताएं लिख सकते हैं। कविता साहित्य से परिचित होकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। मिक्सर कृष्णा प्रतिपदा को प्रातः हम पंचमी समिति से निवृत्त होकर राजपुर रोड से लौट रहे थे। मार्ग में उदयपुर कोठी के पास अचानक एक कार रुकी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री जयनारायण जी व्यास ने कार से उतरकर दर्शन किए। खड़े खड़े ही उनके साथ 5-7 मिनट बात हुई। दिल्ली का चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। अनुव्रत कार्य और जनसंपर्क अभियान में कल्पना से अधिक सफलता मिली। देश के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठकर चिंतन किया। पारस्परिक विचार विनिमय के क्रम में हमें भी बहुत कुछ समझने सीखने को मिला। पत्रकारों और साहित्यकारों में जैन मुनियों को लेकर जो भ्रांतियां थी उनका निराकरण हुआ। जैन समाज में तेरापंथ के प्रति जो संकीर्णता थी उनमें थोड़ा बदलाव आया। अजैन लोग तेरापंथ के व्यापक दृष्टिकोण से परिचित हुए। चर्यागत कुछ कठिनाइयों की बात छोड़ दे तो वहां हमें व्यापक क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से नए अनुभव प्राप्त हुए। कुल मिलाकर चातुर्मासिक प्रवास की सफलता ने दिल्ली को कार्यक्षेत्र बनाने की नई संभावनाएं खोल दी। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ कार्तिक शुक्ला एकादशी का प्रभात नया बाजार स्थित आवास स्थल में यात्रा के प्रारंभ जैसी हलचल थी। चातुर्मास की संपन्नता में 5 दिन शेष थे, फिर भी 8 किलोमीटर का विहार कर हमें राष्ट्रपति भवन जाना था। राष्ट्रपति महोदय की तीव्र इच्छा थी कि दिल्ली से प्रस्थान करने से पूर्व मैं एक बार उनसे अवश्य मिलूं। इसी आशय से उन्होंने अपने निजी सचिव चक्रधर शरण बाबू को 3 दिन पहले हमारे पास भेजा था। उस समय के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम 13 साधु नया बाजार से चले और राष्ट्रपति भवन पहुंचे। चक्रधर बाबू और कुछ राजकीय कर्मचारी वहां हमारी अगवानी में खड़े थे। भवन की सीढ़ियों तक स्वयं राष्ट्रपति ने आकर अभिवादन किया।
हम राष्ट्रपति जी के साथ साथ ऊपर गए। उनके एक विशेष कक्ष में बैठकर वार्तालाप करना था। मुनि चंपालाल जी ने आज्ञा लेकर काष्ठपट ग्रहण किया। मैं पट पर आसीन हुआ। मेरे निकट एक और साधु बैठ गए। दूसरी तरफ राष्ट्रपति जी अपने परिवार के साथ कालीन पर बिछी हुई दरी पर बैठ गए। हमारे साथ जो श्रावक थे उनको भी उन्होंने आग्रह पूर्वक अपने निकट बिठाया। राजनीति से प्रेरित गतिविधियों का केंद्र राष्ट्रपति भवन उस दिन मुनियों का आश्रम जैसा लग रहा था। राष्ट्रपति के साथ हुई 75 मिनट की बातचीत के मुख्य अंश को यह संवाद शैली में प्रस्तुत किया जा रहा है। राष्ट्रपति: आचार्य जी, आपने यहाँ पधार कर बड़ी कृपा की। मैं जानता हूँ कि आप पद यात्री हैं, इतनी दूर पैदल चलकर आने में कष्ट होता है। फिर भी मैं लोभ श्रवण नहीं कर पाया और आपको यहाँ आने का अनुरोध करा दिया। मैं चक्रधर बाबू से आपकी भावना जानकर ही हम यहाँ आए हैं। पदयात्रा हमारा जीवन व्रत है। हम पूरे देश में घूमते रहते हैं। आपकी भावना पूरी करने के लिए हमें यहाँ आने में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको स्मरण होगा, यह हमारा तीसरा मिलन है। पहली बार आप अपनी पौत्रियों के साथ जयपुर में मिले थे। उस समय आप राष्ट्रपति नहीं थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दूसरी बात, गत वर्ष दिल्ली में मिले थे। उसके बाद हम हरियाणा गए, वहाँ हांसी में चातुर्मास और भिवानी में महोत्सव किया। फिर हम पंजाब गए, वहाँ काफी घूमे। चातुर्मास भी वहीं करने का लक्ष्य था। लुधियाना क्षेत्र भी ठीक है, पर योग की बात है, यह चातुर्मास दिल्ली हो गया। मुनि चंपालाल जी: राष्ट्रपति जी, आचार्य श्री की पंजाब यात्रा सब तरह से सफल रही। वहाँ पहली बार जाना हुआ था। लोगों में श्रद्धा सम्मान का भाव था। अनुरोध का काम भी अच्छा हुआ। राष्ट्रपति: यह चातुर्मास तो संपन्न हो रहा है, इसके बाद आप किधर जा रहे हैं? मैं यहाँ से राजस्थान जाने की सोच रहे हैं। राष्ट्रपति: क्यों, वहाँ कोई खास बात है क्या? मैं राजस्थान के चूरू जिले में एक कस्बा है सरदार शहर। वहाँ हमारे धर्म संघ के वयोवृद्ध मुनि मगनलाल जी हैं। उनको मंत्री की उपाधि प्राप्त है। उन्होंने 5 आचार्यों के युग में काम किया है। पहले वे यात्रा में हमारे साथ रहते थे, अब वृद्धावस्था के कारण चलने में कठिनाई है। उनकी अभिलाषा है कि मैं एक बार वहां आऊं। उनके लिए हम सरदार शहर जाना चाहते हैं। राष्ट्रपति: यहाँ से कितनी दूर होगा सरदार शहर? मैं यही कोई 400-450 किलोमीटर होगा। राष्ट्रपति: सामने सर्दी भी आ रही है, सर्दी में पदयात्रा कठिन नहीं होती है क्या? मैं ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। आपको दमा की बीमारी है, वह कैसी है? राष्ट्रपति: अभी तो ठीक है, सामने जाड़े का समय है, उस समय कुछ तकलीफ बढ़ सकती है। अच्छा, यह बताइए कि आप हमारे बिहार प्रांत में कब आ रहे हैं? मैं आगे की यात्रा के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है, पर मुझे मालूम है कि बिहार जैनों का गढ़ है। आपके प्रांत को भगवान महावीर की जन्मस्थली और कर्मस्थली बनने का मौका मिला है। राष्ट्रपति: वहाँ के कुछ जैन बंधु मेरे मित्र हैं, पर वे अपने अपने व्यवसायों में उलझे हुए हैं। उन्हें धर्म या शास्त्रों की चिंता करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। आपने संस्कृत भाषा पढ़ी है क्या? राष्ट्रपति: अधिक तो नहीं पढ़ी, पर संस्कृत भाषा में मेरी रुचि है। पढ़ाई पूरी करने के बाद इसे पढ़ने में थोड़ा समय लगाया था। जैन संस्कृत साहित्य बहुत समृद्ध है। जैन धर्म के मूल आगमों की भाषा प्राकृत है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने संस्कृत में बहुत लिखा है। कन्नड़, तमिल आदि भाषाओं में भी जैन साहित्य उपलब्ध है। एक एक आचार्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने विपुल साहित्य की रचना कर साहित्य भंडार को समृद्ध बनाया है। राष्ट्रपति: जैन आचार्य का साहित्य के क्षेत्र में अच्छा अवदान रहा है। वर्तमान में वह साहित्य उपलब्ध है क्या? जैनों को अपनी अस्मिता बचाने के लिए बहुत संघर्ष झेलने पड़े हैं। मुगल काल में जैन शास्त्रों और जैन मंदिरों को तहस नहस करने का तीव्र प्रयास हुआ। उसमें काफी साहित्य नष्ट हो गया। जितना साहित्य बचा, उसकी सुरक्षा के लिए कई स्थानों पर साहित्य भंडार बन गए। राष्ट्रपति: प्राचीन साहित्य की सुरक्षा के लिए आज कोई प्रयत्न हो रहा है या नहीं? साहित्य देश की एक महत्वपूर्ण संपदा है। प्राचीन जैन साहित्य की सुरक्षा और संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ी है। राजस्थान में भी जैसलमेर, चूरू, सरदार शहर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में ग्रंथ भंडार बने हैं। राष्ट्रपति: इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक भी प्राचीन ग्रंथ नष्ट न हो, यह निर्देश सबको देना चाहिए।
मैं प्राचीन साहित्य की सुरक्षा के साथ वर्तमान में भी साहित्य लेखन की परंपरा जीवित है। राष्ट्रपति, आजकल कोई लिखते हैं क्या? मैं, सब साधु नहीं लिखते, पर कुछ साधु बहुत सुंदर और शुद्ध लिखते हैं। साहित्य लेखन की चर्चा के बीच राष्ट्रपति महोदय को साधु साधियों द्वारा लिखित कुछ प्रतियां दिखाई गई। उन्हें देखकर वे बहुत खुश हुए। सूक्ष्माक्षर लिपि का पन्ना देख राष्ट्रपति जी विस्मय विमुग्ध होकर बोले, इतनी सूक्ष्म लिपि तो मैंने कहीं नहीं देखी। लेखन के संदर्भ में उनको लेखनी, लेखन पट्टिका, लेखन गर, लाइन खींचने की पट्टिका, पुट्ठा, कामी आदि लेखन सामग्री दिखाई। साधारण सामग्री से लिखी हुई असाधारण लिपि ने वहां उपस्थित सभी दर्शकों को प्रभावित किया। साधु साधियों की शिक्षा का प्रसंग चला तो राष्ट्रपति महोदय ने उस विषय में भी कुछ जिज्ञासाएं की। राष्ट्रपति, आपके यहाँ साधु साधियों की शिक्षा की क्या व्यवस्था है? मैं, हमारे साधु साधियों की शिक्षा न विद्यालय महाविद्यालय में होती है और न किसी वेतनिक अध्यापक के पास होती है। कोई शिक्षक अपनी निःशुल्क सेवाएं दे तो हम ले सकते हैं, अन्यथा गुरु परंपरा से शिक्षा मिलती है। कुछ साधु साध्वियां आचार्य के पास पढ़ते हैं, उनके अनुरात्मिक उनसे पढ़ते हैं। इस प्रकार आगे से आगे क्रम चलता रहता है। इससे संस्कृति की सुरक्षा होती है और विनय वात्सल्य की पद्धति पीढ़ी दर पीढ़ी सक्रांत होती रहती है। राष्ट्रपति, यहाँ प्रमुख रूप से कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? मैं, जैन आगमों की भाषा प्राकृत है, उनकी टीकाएं संस्कृत भाषा में हैं। जैन साधुओं के लिए उनका अध्ययन जरूरी है, इसलिए विशेष रूप से प्राकृत और संस्कृत का अध्ययन होता है। हमारे साथ कुछ साधुओं को संस्कृत भाषा का इतना अभ्यास है कि वे तत्काल प्रदत्त विषय पर आशु कविता कर सकते हैं। राष्ट्रपति, क्या मैं अभी आशु कविता सुन सकता हूँ? मैं, क्यों नहीं, आप कोई विषय दे। राष्ट्रपति महोदय ने विषय दिया शिक्षा। मुनि नथमल जी और मुनि बुद्धमल जी ने अपने आशु कवित्व से वहां उपस्थित व्यक्तियों को मंत्र मुग्ध कर दिया। राष्ट्रपति महोदय ने देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर गहरा असंतोष प्रकट किया तो मैंने कहा, देश की शिक्षा प्रणाली से देश के उच्च पदों पर आसीन किसी भी शिक्षा प्रेमी को संतोष नहीं है। फिर भी इसके बारे में गहरा चिंतन क्यों नहीं होता है? एक स्वतंत्र देश की शिक्षा संस्कार निर्मात्री नहीं है, यह सघन चिंता का विषय है। 1000 टन ज्ञान की तुलना में 250 ग्राम चरित्र श्रेष्ठ होता है। इस कहावत की गंभीरता पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरी इच्छा है कि मैं जहां जाऊं वहां के विद्यालय और महाविद्यालय में विद्यार्थियों से कुछ बातें कहूं। मैं पंजाब यात्रा में लुधियाना के सरकारी कॉलेज में गया था, यत्र तत्र साधुओं को भी भेजता रहता हूँ। छोगमल जी चोपड़ा, हमने आचार्य श्री से कई बार अनुरोध किया है कि आप एक बार पिलानी पधारे और वहां के छात्रों को बोध दे। राष्ट्रपति, पिलानी शिक्षा का प्रसिद्ध क्षेत्र है, वहां आपको अवश्य जाना चाहिए। मैं तो वहां अनेक बार गया हूँ। मैं शिक्षा केंद्रों में जाने की इच्छा रखता हूँ। एक बार मैंने पिलानी जाने का विचार भी किया था, पर नहीं जा सका। अब कभी अवसर आया तो इस बारे में अवश्य सोचूंगा। वार्तालाप के बीच आचार्य विनोबा भावे का प्रसंग चला तो मैंने कहा, हम लोग सदा से पद यात्री हैं। ज्ञात हुआ है कि अब विनोबा जी भी पद यात्रा कर रहे हैं। उनके विचार हमारे विचारों के काफी निकट हैं। सुना है कि वे पद यात्रा करते हुए दिल्ली आ रहे हैं, पर हमें तो अब यहाँ से जाना है। उनके साथ हमारा मिलन कम संभव लगता है। राष्ट्रपति, विनोबा जी यहाँ बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं, आपके साथ उनका मिलन अवश्य होना चाहिए। मैं पदयात्रा के संदर्भ में कच्चे धूल भरे रास्तों और राजपथों की चर्चा के बीच मैंने कहा, हम पदयात्रा करते हैं और नंगे पांव चलते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति भवन की सड़क पर चलते समय सहज ही एक्यूपंक्चर हो जाता है। राष्ट्रपति, यह सड़क नहीं बन रही है, इस कारण इतनी कंकरीली है कि इसके दोनों ओर लॉन है। आप उस पर चलते तो कठिनाई नहीं होती। मैं, राष्ट्रपति जी, जैन मुनि हरिघास को छू भी नहीं सकते, वे लॉन पर कैसे चल सकते हैं? अहिंसा महाव्रत की सुरक्षा के लिए हमें हरियाली पर चलना निषिद्ध है। राष्ट्रपति, तब तो आपको चलने में बहुत कष्ट हुआ है। मैं, पिछली बार जब हम राष्ट्रपति भवन आए थे तो मैंने कहा था कि हम अनुरोध का काम करते हैं, वह सर्वथा असांप्रदायिक है। फिर भी उसके प्रति लोगों का नजरिया ठीक नहीं है। वे इसे सांप्रदायिक परिवेश में देखते हैं।
यह बात सुनकर आपने कहा था कि आप काम करते रहें, जैसे जैसे लोगों का संपर्क बढ़ेगा उनके मन का संदेह दूर हो जाएगा। मुझे अनुभव होता है कि आपका वह कथन अब सही प्रमाणित हो रहा है। जैसे जैसे अनुरुद्ध दर्शन का प्रकाश फैल रहा है, संदेह का कुहासा अपने आप छट रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और काम आगे बढ़ रहा है। इस चातुर्मास में हमने व्यापक स्तर पर अनुरुद्ध विचार परिषदों का आयोजन किया। दिल्ली के वरिष्ठ बुद्धिजीवी संपर्क में आए, विचारों का आदान प्रदान हुआ। बाबू जगजीवन राम जी, श्री प्रकाश जी, काका कालेलकर, हरिभाऊ उपाध्याय, गुलजारी लाल नंदा, हुमायूं कबीर, मोहनलाल जी सक्सेना, शंकरराव देव, जैनेन्द्र कुमार जी आदि अनेक व्यक्तियों ने अनुरुद्ध के बारे में मुक्त भाव से विचार रखे। वार्तालाप के समय राष्ट्रपति महोदय के पारिवारिक जन भी उपस्थित थे। उनको लक्ष्य कर थोड़ी देर धर्मोपदेश दिया। मोक्ष प्राप्ति के उपाय की चर्चा करते हुए मैंने उनको शांत सुधारस का एक गीत सुनाया। आगम के पद्य सुनाकर उनका अर्थ समझाया और आचार्य भिक्षु के कुछ जीवन प्रसंग भी सुनाए। वार्तालाप के उस मुक्त दौर में 55 मिनट हो गए। उसके बाद लगभग 20 मिनट तक हमारी एकांत वार्ता हुई। उसमें केवल मुनि चंपालाल जी हमारे साथ रहे। उस समय देश की कुछ विशेष समस्याओं और मंत्रिमंडल की अंतरंग स्थिति के बारे में विचार विनिमय हुआ। वार्तालाप की समाप्ति पर राष्ट्रपति महोदय बोले, देश के नैतिक बल को पुष्ट रखने के लिए आप हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहें। राष्ट्रपति जी के उक्त अनुरोध पर मैंने कहा, आज मुझे उस युग की याद आ रही है जब देश के सम्राट ऋषि मुनियों से पथ दर्शन लेते थे। आपने हमें याद किया, हम यहाँ आए। इस दीर्घकालिक वार्ता में आपकी धार्मिक भावना, सत्संग प्रेम और नैतिक मूल्यों की चिंता देखकर लगता है कि राष्ट्र का भविष्य उज्जवल है। आपने भारतीय संस्कृति की परंपरा को सुरक्षित रखा है। राष्ट्रपति महोदय मेरी बात सुन गदगद हो गए। वे भाव विभोर होकर बोले, आचार्य जी, आपने बहुत कृपा की है। ऐसी कृपा सदा बनी रहे। ओम अरहम।